हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के बारे में किन किन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, और हम जानेंगे महान्यायवादी के अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। के वेणुगोपाल ये भारत के महान्यायवादी थे, लेकिन 30 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2017 में इन्हें 3 वर्ष के लिए भारत का महान्यायवादी बनाया गया था, यानी कि 2020 तक के लिए इनको महान्यायवादी बनाया गया था, लेकिन बाद में इनका कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और अब फाइनली ये 30 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अब भारत को एक नए महान्यायवादी की आवश्यकता है। तो हमारे वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणि, जो 1 अक्टूबर 2022 को इनको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया गया। ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, यानी कि सीनियर एडवोकेट भी हैं। और अगर हम इनके करियर के बारे में जानें तो 1977 से इन्होंने वकालत शुरू की और 1979 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की, जिसके बाद 1997 में इनको सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्राप्त हुआ और 2010 और 2013 में ये भारत के विधि आयोग के सदस्य भी रहे। तो अभी तक हमने पूर्व और वर्तमान महान्यायवादी के बारे में बात की, लेकिन अब हम जानेंगे कि हमारे संविधान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है और इसके साथ ही कहा गया है कि ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होंगे, यानी कि ये देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होंगे। ये कानून के ज्ञाता होंगे, कानून के विशेषज्ञ होंगे और संघ की कार्यकारिणी के अंग भी होंगे। यानी कि इनका मुख्य काम क्या होगा? सरकार को लीगल एडवाइस देना, सरकार को कानूनी सलाह देना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय सरकार में जो लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कानून के ज्ञाता हों, उन्हें कानून की अच्छी समझ हो, वो संविधान के विशेषज्ञ हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उन लोगों को, सरकार को, मंत्रियों को कानूनी सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ, एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। तो उसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत का महान्यायवादी पद है। जो भारत का महान्यायवादी होंगे वो सरकार को कानूनी सलाह देंगे, जिसके अनुसार सरकार सभी कार्य कानून के दायरे में रहकर कर सकेगी। जैसे कि सरकार कोई बिल लेकर आती है, कोई कानून लेकर आती है, तो जो वो कानून हो, वो जो नियम हो, वो जो बिल हो, वो संविधान के दायरे में हो। सरकार जो भी काम करे वो संविधान के दायरे में रहकर करे। तो इसलिए महान्यायवादी जो होते हैं वो सरकार को सलाह देते हैं कि आप इस तरीके से इस काम को करें तो इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा, आप इस तरीके से इस बिल को लेकर आएँ तो इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये रोल होता है महान्यायवादी का भारतीय संघ की कार्यकारिणी में। अब बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की। यहाँ पे नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी को, लेकिन वो सरकार की सलाह पर करते हैं। सरकार को जो भी योग्य न्यायाधीश लगते हैं या फिर योग्य अधिवक्ता लगते हैं, सरकार उनमें से किसी को चुनती है और राष्ट्रपति को सलाह देती है कि आप इनको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करें। तो ये जो महान्यायवादी का पद है, ये डिपेंड करता है सरकार पे। सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करा सकती है। भले ही यहाँ पर महान्यायवादी की नियुक्ति में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका हो, क्योंकि राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं, लेकिन
वो सरकार की सलाह पर ही करते हैं। सरकार की मर्जी के बिना किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो सरकार को जो भी न्यायाधीश या जो भी अधिवक्ता अपनी विचारधारा से मिलता जुलता लगता है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं और ये विशेषज्ञ हैं कानून के, संविधान के, तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करने की राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। इसके अलावा भारतीय संविधान में महान्यायवादी के लिए कुछ योग्यताएं भी दी गई हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और वह व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति के अनुसार न्यायिक मामलों में योग्य हो। यानी कि उस व्यक्ति को न्याय की, कानून की, संविधान की अच्छी नॉलेज हो, वो इस फील्ड में विशेषज्ञ हो, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो योग्यताएं हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी हो सकती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात नहीं की गई है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात की गई है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर न्यायाधीश के पद पर हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर वकील हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल की। तो संविधान में महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति और सरकार पर निर्भर करेगा कि जो महान्यायवादी हैं वो अपने पद पर कितने समय तक बने रहेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो हमारे पूर्व महान्यायवादी हैं उनका कार्यकाल 3 साल के लिए था, लेकिन फिर 2020 में उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये चीज़ डिपेंड करती है राष्ट्रपति पर और सरकार पर कि महान्यायवादी अपने पद पर कितने समय के लिए बने रहेंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा। और जब भी महान्यायवादी की इच्छा हो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और सरकार गिरने पर महान्यायवादी भी अपने पद से हट जाएंगे। जैसे कि अभी महान्यायवादी नियुक्त किया गया है 2022 में, और इस टाइम गवर्नमेंट है बीजेपी की, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो सरकार है वो गिर जाए या फिर अपना इस्तीफा दे दें, तो ऐसे में जो महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं वो भी अपने पद से हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस सरकार ने नियुक्त किया है, इस सरकार की सलाह पर नियुक्त किया गया है। तो जो अगली सरकार बनेगी वो अपना अलग एक महान्यायवादी नियुक्त करेगी। तो इसलिए जो महान्यायवादी का पद है वो सरकार और राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताई गई है कि संविधान में उनका कोई निश्चित पारिश्रमिक नहीं है, उनका वेतन, उनकी सैलरी फिक्स नहीं है, ये भी डिपेंड करेगा राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति जो भी उनका पारिश्रमिक निर्धारित करेंगे उतना ही पारिश्रमिक उनको मिलेगा। अब हम जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर महान्यायवादी के कर्तव्य क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उन्हें काम क्या करना होता है। तो वो सरकार के कानूनी अधिकारी होते हैं और सरकार को विधि संबंधी सलाह देते हैं। तो उनका काम क्या है? सबसे मेन काम जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उनका काम है सरकार को लीगल एडवाइस देना, कानूनी सलाह देना। सरकार अपने सभी काम कानून के दायरे में रहकर करे, संविधान का उल्लंघन ना हो, इसके लिए वो सरकार को क्या करते हैं? लीगल एडवाइस देते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों कृषि बिल लाया गया था किसानों के लिए, तो वो जो बिल था वो कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से एकदम सही था, क्योंकि महान्यायवादी ने उनको सलाह दी होगी कि इस बिल को इस तरह से लाया जाएगा तो इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। भले ही लोगों ने उसका विरोध किया हो और बाद में उस बिल को वापस ले लिया गया हो, लेकिन कानून की दृष्टि से वो बिल एकदम सही था, क्योंकि महान्यायवादी सरकार को क्या करते हैं? कानूनी सलाह देते हैं। वो सरकार के कानूनी अधिकारी होते हैं। न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होना। जैसे कि आपने ऐसे बहुत से केस सुने होंगे जो भारत सरकार के खिलाफ होते हैं। बहुत सी ऐसी जनहित याचिका होती हैं जो सरकार के खिलाफ दायर की जाती हैं और फिर उन पर न्यायालय में केस चलता है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से वकील कौन होगा?
तो महान्यायवादी भारत सरकार की तरफ से वकील के रूप में जाएंगे न्यायालय में, भारत सरकार की तरफ से पेश होंगे। तो इस तरह हम भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार के वकील भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक वकील के रूप में न्यायालय में सरकार की तरफ से पेश होते हैं, सरकार की बात रखते हैं। तो ये दो मुख्य कार्य हैं भारत के महान्यायवादी के। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का भी उन्हें पालन करना होता है। राष्ट्रपति उन्हें जो भी कर्तव्य सौंपते हैं उनको उनका पालन करना होता है, और संविधान में उन्हें जो भी कर्तव्य दिए गए हैं उनका भी उन्हें पालन करना होता है। तो ये हमने बात की महान्यायवादी के कर्तव्यों के बारे में। एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे कि वो क्या करते हैं, सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, सरकार के कानूनी अधिकारी होते हैं और सरकार की तरफ से न्यायालय में पेश होते हैं। जो भी मामले भारत सरकार से संबंधित होंगे तो उनमें सरकार की तरफ से कौन पेश होगा, भारत के महान्यायवादी। और राष्ट्रपति और संविधान में उन्हें जो भी कर्तव्य दिए गए हैं महान्यायवादी को, उनका पालन करना होता है। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारों के बारे में। आखिर उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 88 में हमें बताया गया है कि जो महान्यायवादी हैं वो संसद के किसी भी सत्र में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते, वो एक सांसद नहीं होते, लेकिन फिर भी वो संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, वो लोकसभा में जाकर बैठ सकते हैं, राज्यसभा में जाकर बैठ सकते हैं और वहां जाकर बोल भी सकते हैं। तो ये उनको अधिकार है अनुच्छेद 88 के अनुसार। और संसद के सदस्यों की तरह ही उन्हें भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। एक सांसद को, एक संसद के सदस्य को जो भी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे वही सेम टू सेम महान्यायवादी को भी प्राप्त होंगे। लेकिन इसके साथ ही महान्यायवादी पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं ताकि वो अपने अधिकारों का उल्लंघन ना करें। जैसे कि उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं है। हमने अभी बात की कि वो संसद में भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन में, किसी भी सत्र में, वहां जाकर बैठ सकते हैं, वहां जाकर बोल सकते हैं, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, भारत सरकार के कानूनी अधिकारी हैं। उनको भारत सरकार की बहुत सी निजी बातें पता हो सकती हैं, इसलिए वो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई भी सलाह नहीं दे सकते किसी को, ना ही भारत सरकार के खिलाफ कोई विश्लेषण कर सकते। और भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, हमने देखा कि महान्यायवादी किसे बनाया जाता है, जो न्यायाधीश हो या फिर अधिवक्ता हो, उसको बनाया जाता है भारत का महान्यायवादी। लेकिन ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी बनने के बाद वो अपना ये काम छोड़ दे। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश है तो वो महान्यायवादी बनने के साथ साथ अपना अधिवक्ता, वकील, अपनी वकालत जारी रख सकता है। वो अपना प्रोफेशन उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति के पास, यानी कि महान्यायवादी के पास कोई आपराधिक मामला आ जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत से मर्डर कर कर बोलता है कि आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं और आप मेरा ये केस लड़े, तो ऐसे में महान्यायवादी वो केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि इसके लिए वो क्या है, एक आपराधिक मामला है। तो आपराधिक मामले के लिए उन्हें भारत सरकार की परमिशन चाहिए। कोई भी आपराधिक मामले से वो तभी डील कर सकते हैं जब उनके पास भारत सरकार की परमिशन होगी, और वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या परिषद के निदेशक या पद ग्रहण नहीं कर सकते। यानी कि वो किसी भी कंपनी में लाभ के पद पर भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं बैठ सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत सरकार को खतरा होगा। हो सकता है कि वो उस लाभ के पद पर बैठ जाएं और अधिक लालच में या लाभ कमाने की इच्छा से वो भारत सरकार की कोई निजी बात लीक कर दें। तो इसलिए इन सब के लिए उन्हें ज़रूरत है भारत सरकार की अनुमति की, परमिशन की। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सबसे पहले हमने जाना भारत के पूर्व महान्यायवादी के बारे में और वर्तमान महान्यायवादी के बारे में, और उसके बाद हमने संविधान में महान्यायवादी के बारे में जो भी वर्णन किया गया है उसके बारे में जाना। हमने महान्यायवादी के अधिकार, कर्तव्य और सीमाओं के बारे में जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और इस टॉपिक के आधार पर ही आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी अनुच्छेद 88, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।